ठीक है, पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर में पहला सवाल जो है वो काफी आसान सा था। मैं देख रहा था इसको। तो वो कहता है जी, जिंक मेटल। अच्छा, मेरा इसमें ना राइट साइड पे वो आ रहे होते हैं, बच्चों के नाम आ रहे होते हैं, तो वो अगर वो साइड स्लाइड ऊपर हो सकता है तो उसको जरा साइड पे कर दो। कहता है जिंक मेटल रिएक्ट्स विद एक्वस कॉपर टू सल्फेट। ठीक है जी, मेटल प्लस ऐसे एक्वस कॉपर टू सल्फेट का रिएक्शन है, और कॉपर सॉलिड बनेगा, साथ जिंक सल्फेट बनेगा आपके पास। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। वैसे अगर बात की जाए तो ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, कॉपर सल्फेट का कलर किस तरह होता है सोल्यूशन का? ब्लू कलर होता है आपके पास। और कॉपर सॉलिड का कैसा कलर होता है? रेडिश पिंक सॉलिड होता है ये। ठीक है। तो आपके पास एक ब्लू सोल्यूशन से एक रेडिश पिंक सॉलिड बनेगा और कलरलेस सोल्यूशन बनेगा। कहते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन डेल्टा एच कैन बी डिटरमिन्ड बाय एडिंग एक्सेस जिंक पाउडर। तो ये याद रखना है, इसको मार्क कर लेना कि जिंक जो हम डाल रहे हैं वो एक्सेस में डाल रहे हैं। टू अ मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब एक्वस कॉपर टू सल्फेट। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि आपके पास एक स्पेसिफिक वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल VCM³ है, ऑफ कॉपर टू सल्फेट CuSO4। उसका एक्वस सोल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन उसने आपको बता दी है, वो 0.5 मोल पर डीएम क्यूब उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। जो जिंक ऊपर से डाल है, जिंक पाउडर यानी जिंक सॉलिड जो ऊपर से डाल रहा है, वो किस में डाल रहा है? एक्सेस में। यानी तब तक डालता जाएगा जब तक रिएक्शन हो रहा है। जैसे ही रिएक्शन बंद हो जाएगा तो जिंक जो नीचे जा रहा था वो रिएक्शन करना बंद कर देगा, वो नीचे जाके सेटल होना शुरू हो जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा हाँ भाई रिएक्शन खत्म हो गई। कहता है जी, द टेम्परेचर ऑफ 25 cm³ ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। तो द टेम्परेचर ऑफ 25 cm³ ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब aqueous copper 2 sulfate is recorded for 3 minutes. At 4 minutes 3 grams of an excess of zinc powder is added. तो मुझे बताओ, ये शुरू में हम 3 मिनट उसकी स्टीयरिंग करते रहते हैं और टेम्परेचर नोट करते रहते हैं, हम उसमें कोई भी सॉलिड क्यों नहीं डालते? तो आपको याद होगा एंथैल्पी चेंजेस वाले सवालों में आप इनिशियली क्या करते हो? उस लिक्विड को क्या करने देते हो? आप उसको सराउंडिंग टेम्परेचर पे आने देते हो, पहले 1 2 3 मिनट उसको देते हैं कि वो सराउंडिंग टेम्परेचर पे आ जाए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना कोई भी सॉलिड या सॉल्ट उसके अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर टेम्परेचर चेंज को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो उसने क्या किया, उसने इनिशियली 3 मिनट के लिए क्या किया जी, कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया। एट 4th मिनट उसने क्या किया, 3 ग्राम्स ऑफ एक्सेस, तो 3 ग्राम ऑफ एक्सेस जिंक पाउडर इज एडेड एंड द मिक्सचर इज कंटिन्यूअसली स्टिर्ड। द टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एट टाइम्स शोन ऑन द टेबल। तो टाइम उसने आपको बता दिया है, टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, टेम्परेचर उसने आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। तो वो बता रहे हैं कि जी जब टाइम जीरो था तो आपके पास टेम्परेचर क्या था, 18 डिग्री सेल्सियस। टाइम 1 पे 19.5, टाइम 2 पे 2 मिनट्स जब हो गए 19.5, 3 पे 19.5। 4th मिनट पे जाके उसने क्या किया, ये जो 4th मिनट था उस पे जाके उसने क्या किया, अपना 3 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डाल दिया। तो वहां पे आपके पास कोई टेम्परेचर में इंक्रीज आई होगी, वो उसने नहीं लिख के दी आपको। तो फिर 4.5 मिनट्स पे उसने आपको, तो सारे जितने भी टाइम गुजरे टिल 10 मिनट्स उसने आपको इसका टेम्परेचर चेंज दिखा दिए। कहते हैं यूज द results table to deduce the graduation on the thermometer that is used to record these temperature readings. अच्छा, आप मुझे बताओ कि ये टेम्परेचर में कौन सी ग्रेजुएशन होंगी कि आप उसकी 1 डेसिमल प्लेस तक वैल्यूज रिकॉर्ड कर सकते हैं? किस तरह वैल्यूज लिखी होंगी? इस तरह लिखी होंगी 31, 31.5, फिर 32 32.5, इस तरह करके होगी आपके जो आपका क्या नाम है थर्मोमीटर है, उस पर रीडिंग्स इस तरह होंगी? नहीं। नहीं, आपका थर्मामीटर क्या करता है, होल नंबर्स में रीडिंग्स लेता है। तो अगर दो होल नंबर्स के बीच में रीडिंग आ जाती है कहीं पे, तो हम उसको क्या ले लेते हैं, 0.5 ले लेते हैं। तो ये आपके क्या करते हैं, होल नंबर्स पे रीडिंग लेता है। ठीक है। तो आपके पास जो थर्मामीटर है उसमें रीडिंग्स किस तरह चल रही है, इस तरह चल रही है 33, फिर 32। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका थर्मोमीटर इधर आके रुकता है तो हम क्या ले लेते हैं कि यार फॉर एग्जाम्पल इसकी जो लीस्ट काउंट है इस थर्मोमीटर की, तो 1/2 कितनी है, 0.5। तो जो आपके पास वैल्यू अगर इधर आ जाती है आपकी, तो उसको 32.5 हम कंसिडर कर लेंगे। तो आपके पास ये जो थर्मोमीटर है 1 डिग्री सेल्सियस तक क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, हर ग्रेजुएशन जो है 1 डिग्री सेल्सियस की है, एरर जो हर वैल्यू में आ सकता है वो 0.5 का है। तो ये 32, 32.5, 33, 33.5 इस तरह करके मेजर ले सकते हैं इसमें। कहते हैं ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द ऑपरेटर सेटअप एट 1 मिनट।
अच्छा जी, एट 1 मिनट आपने apparatus क्या सेटअप किया होगा? एंथैल्पी चेंज का एक्सपेरिमेंट है, आपको जो P5 के नोट्स प्रोवाइड किया उसमें बताया था कि एंथैल्पी चेंज का अगर आपके पास apparatus होता आप क्या करते हो? एक आप क्या लोगे? बीकर। उसमें आप क्या रखोगे अपना? पॉलीस्टाइरीन कप रखोगे। ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर आपको क्या चाहिए होगा? थर्मामीटर। एक थर्मोमीटर चाहिए, लेकिन एक सोल्यूशन भी चाहिए ना। सोल्यूशन किस में डालेंगे? ये जो आपके पास एक्वस कॉपर 2 सल्फेट का सोल्यूशन है, इसको किस में रखेंगे अपने? पॉलीस्टाइरीन कप में। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलीस्टाइरीन कप, इसमें हमारे पास क्या आ गया? CuSO4 एक्वस। ठीक हो गया। इसके अलावा एक थर्मोमीटर चाहिए, तो ये थर्मोमीटर आ गया हमारे पास, तो लेबल कर लेंगे थर्मोमीटर। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? एक हमारे पास एक स्टॉप क्लॉक चाहिए। मन ये टाइम से आएगा, वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है फिर हटाना पड़ता है बार बार। एक आपको स्टॉप क्लॉक चाहिए, वो तो चलो साइड पे रख ली ना हमने। तो इसके अलावा कुछ हमें चाहिए? सर नहीं बीकर की चाहिए। क्यों आप क्या जरूरत है? करेंगे इनिशियली? जी। बीकर की क्यों जरूरत है? यार ये सिर्फ कंटेन, बीकर के ना बनाओ, बेशक ना बनाओ। बीकर नहीं बनाना चाहते आप, ना बनाओ। ठीक। ठीक है, अब सिर्फ पॉलिश टाइनिंग का बना दो। बीकर में ना बेसिकली वाटर ले लिया जाता है। ठीक है, बीकर में वाटर ले लिया जाता है सिर्फ इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए साइड से। अच्छा। तो इसके अलावा हमारे पास और कुछ हमें जरूरत नहीं है। एक टेम्परेचर की रीडिंग्स लेनी है आपने, जब आप इसके अंदर जिंक का पाउडर डाल देंगे। और उसके अलावा आपके पास एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होना चाहिए, उसमें थर्मोमीटर पड़ा होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है सारा हमारा क्या हो गया? कंप्लीट apparatus बन गया। अच्छा, आगे आपके पास ये तो 2 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है, तो मेरा ख्याल है आपके पास थर्मोमीटर और पॉलीस्टाइरीन कप अगर बना दिए तो उधर मार्क मिल जाएगा आपको। आगे आपके पास जो है टेम्परेचर की रीडिंग्स आपने प्लॉट करनी है ग्राफ में। तो मैं 2 मिनट इसकी तस्वीर ले लूँ, प्लॉट कर लेते हैं इसको। जी। अच्छा, अब ग्राफ प्लॉट करना है तो पहला पॉइंट है 0,18, टाइम ऑन द एक्स एक्सिस है, एंड जो टेम्परेचर है आपके पास वो ऑन द वाई एक्सिस है। ठीक है, तो 0,18 पे जाना है आपने, तो ये आपके पास 0 आ गया, 18 आएगा, 15, 16, 17, 18, 15। ये दो दो डिविजन्स का फर्क आ रहा है, जी। 10, 11। हाँ, दो दो डिविजन्स का आ रहा दो है। का आएगा। तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, 13, 14, 15। ठीक है, दो दो डिविजन पे एक ग्रेजुएशन का चेंज है। तो आपके पास आ रहा है जी 0,18, तो वो 15 से आएगा जी, 16, 17 एंड 18 इधर आएगा। पहला पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो 1,19.5 पे है, तो आपके पास 1 इधर आएगा। तो 1,19.5 आएगा जी आपके पास, ये है 19 और 19.5, ये बिल्कुल दरमियान में। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास है 2,19.5, 3,19.5, तो 2,19.5, 3,19.5 इस टाइम तक आपके पास सोल्यूशन का टेम्परेचर जो था वो क्या कर रहा था? इक्विलिब्रेट कर रहा था रूम टेम्परेचर के साथ। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या किया? 4th मिनट पे अपना सॉल्ट इंसर्ट कर दिया उसमें। तो 4.5 मिनट्स पे उसने आपको रीडिंग दी हुई है। तो जब 4.5 मिनट्स हो जाएंगे, ये आपके पास 5th मिनट है, ये बिल्कुल दरमियान है, 4.5 मिनट्स है। इस पे आपके पास रीडिंग क्या आ रही होगी? इस पे आपके पास रीडिंग आ रही है जी 32.5। तो 32.5 किस तरह आएगा जी? ये 31 आ गया इधर, 32 एंड 32.5, ये आपके पास इधर रीडिंग आएगी। ठीक है, थोड़ा क्लियर बनाना, असल में मेरा थोड़ा पेन उस दिन गिरा है, तो 32.5 आपके पास आएगा, ये 31, 32, 32.5 इधर दरमियान में ये रीडिंग आती है इधर। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है 5th मिनट पे 38। तो 5th मिनट पे आपके पास 38 पे रीडिंग आ रही है, तो 35, 36, 37, 38 ये रीडिंग बनती है हमारी।
उसके बाद आपके पास आ रहा है जी 5.5 मिनट्स पे 36। तो 5.5 होगा बिल्कुल 5 और 6 के दरमियान में। ये 5 है आपके पास और ये 6 है, इसके दरमियान 5.5 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रीडिंग आ रही है? 36। तो 35 एंड 36 यहाँ पे आपके पास ये रीडिंग बनती है इस जगह पे। अच्छा जी। फिर इसके बाद आपके पास आ रहा है 6 मिनट पे 34। तो 6 मिनट पे 34, 35 से 2 डिवीजन नीचे होगा। फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है 6.5 पे 33। तो 6.5 आपके पास यहाँ पे है, इस पे 33 आना चाहिए। तो 31, 32 एंड 33 यहाँ पे आपके पास ये तीसरी रीडिंग। फिर इसके बाद आपके पास आती है 7th मिनट पे 32.5। 7th मिनट पे 32.5। तो 32, 32.5 ये दरमियान में इधर आएगा। फिर इसके बाद आता है 2 मिनट जी। इसके बाद आपके पास आता है 8th मिनट पे 31.5। तो 8th मिनट पे 31.5। अच्छा जी। तो 30, यार मैंने एक रीडिंग ये गलत नहीं डाल दी है वाली, पिछली वाली 32.5 है ना, तो ये 31 होगा इधर। 32, 32.5 ये रीडिंग इधर आती है। हाँ जी। फिर उसके बाद 8th मिनट पे हमारे पास 31.5। 8th मिनट पे 30, 31, 31.5 ये रीडिंग आ रही है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है 9th मिनट पे 31 एंड 10th मिनट पे 31। तो 8th मिनट पे होगी 9th मिनट पे 31 ये रीडिंग, और 10th मिनट पे भी 31 ये रीडिंग। अच्छा अब हमारे पास हमने ग्राफ के पॉइंट्स तो प्लॉट कर दिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है? उसने आपको बोला है कि जी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम, यूज अ क्रॉस टू प्लॉट ईच डाटा पॉइंट एंड ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्यूरिंग कूलिंग। कहते हैं एक्सट्रापोलेट द कूलिंग कर्व बैक टू 4 मिनट्स एंड डिटरमिन द टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक्सट्रापोलेशन तो करेंगे, लेकिन मुझे बताओ कि क्या ये हमारा वो एंथैल्पी चेंज वाला टिपिकल ग्राफ है? नहीं। टिपिकल ग्राफ की तरह का नहीं है। क्यों? इधर एक कूलिंग कर्व उसने आपसे बनवाई है। ठीक है। तो एक तो हमें ये वाली नीचे वाली लाइन वैसे बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम बना लेते हैं। इनिशियल टेम्परेचर कितना था हमारे पास जब इक्विलिब्रेट कर गया था वो, तो हमारे पास ये एक लाइन बनती है। ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड करने लगा आगे की तरफ। ठीक है, एक ये लाइन हमारे पास बनती है। दूसरी ऊपर से क्या लाइन आएगी आपके पास? एक कर्व आएगी। थोड़ा सा जूम आउट करके देखो ना, नजर आ जाएगा। हाँ जी, कर्व बन रही है। थोड़ा पेपर दूर करोगे ना अपने से तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, अच्छा कर्व बन रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? एक कर्व वो बेस्ट फिट बनाना है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपके पास टेम्परेचर राइज के दौरान एक पॉइंट आ गया था, बस उसको आपको कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ से एक कर्व बनाओ जो कि इन पॉइंट्स को एक स्मूथ एंड कर्व होनी चाहिए, बस ये इन पॉइंट्स को क्या करे, जोड़े। तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हमने इसको एक्सट्रापोलेट करना है और टेम्परेचर चेंज फाइंड करना है। टेम्परेचर चेंज किस पे फाइंड करना है? एट 4 मिनट्स। 4 मिनट्स तक इसको क्या करना है आपने? एक्सट्रापोलेट करना है, यानी इस पॉइंट तक। तो इधर ना मैं एक वर्टिकल लाइन खींच लेता हूँ ताकि मुझे ज्यादा बाद में मसला ना हो कि मैंने लाइन कहाँ तक खींचनी है। ठीक है, तो यहां से आप एक लाइन क्या करो, वर्टिकल लाइन ऊपर तक एक ऐसे वर्टिकल लाइन अपने पास खींच लें। ये नजर तो नहीं आ रही, खैर। अच्छा, तो अब आप क्या कर लें, अपने पास इस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट कर लें पीछे की तरफ। तो यहां से कर्व आ रही थी ना, इसको सिर्फ आपने क्या करना है, पीछे की तरफ लेके जाना है। तो कहाँ पे 4 मिनट्स पे ये ग्राफ इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पे। तो मुझे बताओ टेम्परेचर चेंज कितना आया? ये आपका क्या था? हाईएस्ट टेम्परेचर ना इधर। ये कितना बनता है? 41, 42, 42.5। ये 42.5 डिग्री सेल्सियस है। और इनिशियल टेम्परेचर हमारा कितना था? ये हमारे पास था 19.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से मैं अब टेम्परेचर चेंज अपनी निकाल सकता हूँ। यहाँ से ग्राफ से टेम्परेचर चेंज निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है। तो हम कैसे निकालेंगे? 42.5 -19.5, तो ये कितना बनता है? 23। तो ये 23 बनता है। आप थोड़ा ज्यादा अच्छा करके ग्राफ बना रहे होंगे तो आपका और ज्यादा करेक्ट आ सकता है। मेरा 23 आ रहा है। 23 डिग्री सेल्सियस मेरा क्या है? टेम्परेचर चेंज है। तो टेम्परेचर चेंज इज 23 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये टेम्परेचर चेंज जो है यहाँ पे इंक्रीज वाला ही होना चाहिए या कोई नेगेटिव में टेम्परेचर चेंज होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए टेम्परेचर का इंक्रीज? इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर। तो आप ये बता सकते हो कि अगर किसी रिएक्शन में
थर्मोमीटर पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है तो उस रिएक्शन की नेचर कैसी होती है? Exothermic. एक्सोथर्मिक नेचर होती है। क्यों? क्योंकि जब कोई रिएक्शन हीट एनर्जी रिलीज करेगा तो सराउंडिंग क्या करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा और थर्मोमीटर पे रीडिंग ऊपर जाएगी। ठीक है, तो हमने इधर अपने पास ग्राफ एक्सट्रैपोलेट किया टू 4 मिनट्स। 4 मिनट की वैल्यू पे हमने एक्सट्रैपोलेट किया ग्राफ को, जाके देखा कि कहाँ पे वो वर्टिकल लाइन 4 मिनट्स वाली और ये एक्सट्रैपोलेशन कहाँ पे जाके मिलती है। ठीक है, तो वहां पे मैंने अपना फाइनल टेम्परेचर देखा। इनिशियल टेम्परेचर मेरा वो होता है, जो वो वाला होता है जहां पे लाइन इक्विलिब्रेट कर जाती है, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, उसके बाद हमने सारा काम किया। ठीक है, तो ये मेरे पास मेरी क्या आ गई, टेम्परेचर चेंज की वैल्यू आ गई, दैट इज 23 डिग्री सेल्सियस। आगे आपसे क्या कहते हैं, कहता है यूज द फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल्स टू माइनस एम सी डेल्टा टी। अच्छा, माइनस का साइन खुद से ही उसने इधर लगवा दिया। वैसे अगर ना भी बताता तो हमें पता है कि यहाँ पे आपके पास कैसी डेल्टा एच आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन कैसा है हमारा, एक्सोथर्मिक है। तो डेल्टा एच उसने आपसे निकलवाई है, कहता है मास ऑफ 1 cm³ ऑफ सोल्यूशन 1 ग्राम के इक्वल आप कंसिडर करें। सी की वैल्यू कितनी डालें, 4.18 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन डालें। ठीक है, तो मैं जरा इक्वेशन लिख लेता हूँ, डेल्टा एच इक्वल्स टू माइनस एम सी डेल्टा टी। डेल्टा टी तो अभी हम निकाल के लाए हैं ना, तो डेल्टा टी इधर इंसर्ट कर लेते हैं, 23 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी है। अच्छा, सी की वैल्यू क्या है उसने आपको बताई हुई है, 4.18। अच्छा, एम क्या आएगा, एम किस चीज का है? हाँ जी, Solution. तो उसने आपको बोला है कि मास ऑफ 1 cm³ ऑफ सोल्यूशन को क्या कंसिडर करो, 1 ग्राम। हमने सोल्यूशन कौन सा यूज किया है, कॉपर सल्फेट का। कितना यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में, कितना वॉल्यूम ऑफ कॉपर टू सल्फेट यूज हुआ है? 25. 25 cm³ यूज हुआ है, तो मास क्या डालेंगे इधर, 25 grams. 25 ग्राम्स डालेंगे। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो 25 cm³ है। हमने जो यूज किया वो 25 cm³ ऑफ CuSO4 एक्वस था। ठीक है, तो सोल्यूशन का 25 cm³ यानी 25 ग्राम्स यूज हुए हैं। तो हम इधर क्या लगाएंगे अपने पास, 25, और ये माइनस का साइन ना भूलना ताकि आंसर नेगेटिव में ही आ जाए आपके पास। तो माइनस के साथ, तो यहाँ से आप बताएं कि कितना आता है टोटल, -2403.5. -2403.5। 5. अब हमने जवाब किस में देना है, किलो जूल्स में देना है। तो किलो जूल्स में जवाब किस तरह आएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय 1000। तो ये फाइनल वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास, 2.4035. एनर्जी रिलीज। यार मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है। क्योंकि ये तो हम सीधा सीधा एनर्जी निकाल रहे हैं, और डेल्टा एच होता है -Q/N। एन यहाँ पे उसने कहीं पे भी नहीं लिखवाया हमसे। ठीक है, आपको वैसे खुद से इक्वेशन याद है ना, कि एक होती है Q = MC∆T, यहाँ से हीट इवॉल्व निकलेगी। फिर उसके बाद डेल्टा एच कैसे निकलती है, डेल्टा एच इक्वल्स टू -Q/N से। ठीक है, तो यहाँ से जो हम वैल्यू अभी निकाल रहे हैं ना, -MC∆T से, यहाँ से हम सिर्फ निकाल रहे हैं क्या चीज, यहाँ से हम हीट इवॉल्व सिर्फ निकाल रहे हैं। इसको हमें वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा बाय नंबर ऑफ मोल्स, ताकि वो जो किलो जूल्स की, इधर जूल्स की वैल्यू आई है ना सिर्फ आपके पास, ये सिर्फ एनर्जी है। ठीक है, इस इक्वेशन से जो वैल्यू आई वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो इसको मैं किलो जूल्स में तो चेंज कर लेता हूँ, वो कितनी बनेगी, -2.4035 किलो जूल्स। लेकिन मुझे एनर्जी चेंज चाहिए जो पर मोल होगा। ठीक है, मोल्स किसके यूज करने हैं आपने, Copper sulfate. यहाँ पे ये मान लो कि जो क्यू आपने निकाला है वो आ गया -2.4035 किलो जूल्स में। ठीक है, लेकिन हम डेल्टा एच निकालना चाह रहे हैं ना, किलो जूल्स पर मोल। डेल्टा एच जो आएगी वो किस तरह आएगी, क्यू की वैल्यू नंबर ऑफ मोल से डिवाइड होगी, ऐसे। तो मोल्स किसके यूज करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ। उसने बताया भी था जिंक क्या है,
एक्सेस में, तो जिंक का सारा मोल्स नहीं रिएक्ट कर रहे। अगर हाँ जिंक लिमिटिंग रिएक्टेंट होता तो सारा एनर्जी चेंज जिंक कॉज करता। जो एनर्जी चेंज आया है वो किसकी वजह से आया है? फिर हमारे लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से है, क्योंकि जब ये खत्म हो जाएगा टेम्परेचर राइज या राइज क्या कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने मोल्स यूज करने हैं वो हमारे लिमिटिंग रिएक्टेंट के होंगे। कॉपर के मोल्स हम क्या करेंगे, इधर यूज करेंगे। जो कॉपर आपके पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसमें जो कॉपर सल्फेट की अमाउंट है वो क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसके खत्म होने से रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो खत्म हो जाएगा, हीट एनर्जी का चेंज आपके पास खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर राइज खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमें जिंक के मोल्स नहीं यूज करने, जिंक ऑलरेडी एक्सेस में, हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स यूज करने होते हैं जो कि खत्म होगा तो रिएक्शन में हीट एनर्जी का चेंज या हीट इवॉल्व क्या होगी, खत्म हो जाएगी, इंक्रीज करने। तो यहाँ पे हमें जो मोल्स यूज करने हैं वो फिर कॉपर के यूज करेंगे। तो आपके पास डेल्टा एच, तो यहाँ पे इसको स्टेप करके दिखा दो। मोल ऑफ कॉपर वो आपने बताया 0.0125। ठीक है, जी। तो ये क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट है, मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट जो हमने निकाले लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो इसके मोल्स हम क्या करेंगे, इसके मोल से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो हीट एनर्जी का चेंज है वो कॉपर सल्फेट की वजह से हुआ है। जिंक जो था वो ऑलरेडी एक्सेस में था, अगर कॉपर सल्फेट और होता तो फिर जिंक और भी रिएक्ट कर सकता। तो हमारे पास फाइनली जो क्यू की वैल्यू आई वो -2.4035 डिवाइडेड बाय 0.0125, तो ये कितना बनता है हमारे पास? -192.28। तो -192.28 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, अच्छा इसको राउंड कितने पे कर दें, तो हमारे पास जो डाटा वैल्यूज हैं, एक 4.18 तीन सिग्निफिकेंट पे जो उसने आपको वॉल्यूम यूज करने के लिए कहा है वो भी तीन सिग्निफिकेंट तक ही कहा है, यानी 25.0 यूज होगा। और जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो भी 23.0 यानी तीन सिग्निफिकेंट तक आ सकती है। तो तीन सिग्निफिकेंट भी आप इसको राउंड कर दें कितना बन जाएगा, 192 -192 बन जाएगा किलो जूल्स पर मोल। सर, ठीक है जी। वो जो Q ओवर N वाला फॉर्मूला है, सो N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट होएगा। हाँ जी, ठीक है। मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टर ना, क्योंकि देखो जिंक तो एक्सेस में था, वो बात ही मिस होगी वहां से हमारे से। अगर जिंक लिमिटिंग होता ना तो वो जिंक के मोल्स यहाँ पे आते, क्योंकि अगर देखो ना कॉपर सल्फेट खत्म हो गया, जिंक अभी भी पड़ा हुआ है, तो जिंक किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता, तो फर्दर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो नहीं रहा, टेम्परेचर में इंक्रीज आ नहीं रहा। जितना आना था वो तब तक इंक्रीज आया जब तक लिमिटिंग रिएक्टेंट वहां पे मौजूद था, जैसे ही वो खत्म हुआ रिएक्शन खत्म हो गया, हीट एनर्जी का चेंज खत्म हो गया वहां। ठीक है, जी, समझ आ गई। हमने इनिशियली उसको अंडरलाइन भी किया था लेकिन वही बात हमारे दिमाग से फिर निकल गई। अच्छा जी। यार को बंदा ना साथ साथ वैल्यूज भी कंफर्म करते जाया करो, ताकि कोई गलती हो तो हम उधर ही पिन पॉइंट करके उसको आगे चल दें। डेल्टा टी, ठीक है। आपकी ना क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी, तो आंसर्स क्या हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे का जो ग्राफ होगा थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, उसकी एक्सट्रापोलेशन के बाद टेम्परेचर चेंज डिफरेंट आ सकते हैं। आपने निकाली किस तरह वैल्यू वो मैटर करता है यहाँ पे, और उसकी एक रेंज होगी, जो डेल्टा टी की एक रेंज होगी एक्सेप्टेबल रेंज में। अगर आपका जवाब वहां से ठीक आ रहा है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा उसको। कहता है हीट लॉस इज अ मेजर सोर्स ऑफ एरर इन द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, suggest how the following changes would affect the amount of heat loss if at all. Explain your answer in each case. The mass of zinc is doubled. Effect on heat loss explanation. बताओ जी, कि पहली बात तो ये, अगर जिंक का मास में 3 ग्राम के बजाय कितना ले लेता हूँ, 6 ग्राम ले लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या कोई हीट लॉस में इफेक्ट आएगा? नहीं। अगर जिंक जो कि ऑलरेडी एक्सेस में था, जिसने पहले ही थोड़ा सा रिएक्शन करना है, उसको मैं अब 6 ग्राम ले लेता हूँ, तो रिएक्शन तो उतना ही करेगा ना जितना कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ है। जी। ऐसे उतना ही टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा, उतना ही हीट लॉस होगा जितना पहले हो रहा था, क्योंकि रिएक्शन जो हो रहा है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट की बेसिस पे हो रहा है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट जिंक नहीं है, यहाँ पे जिंक ऑलरेडी एक्सेस में। आप बेशक इसको 10 ग्राम इधर डालें, रिएक्ट इसने उतना ही करना है जितना पहले कर रहा था। ठीक है, तो हीट जो जनरेट होगी और उसमें से जो लॉस टू द सराउंडिंग होगा वो भी उतना ही होगा जो पहले हो रहा था। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे जी नो चेंज, हीट लॉस पे कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? जिंक इज ऑलरेडी इन एक्सेस।
ठीक है, दूसरा कहता है जी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज डबल्ड, the concentration of 25 cm cube of aqueous copper 2 sulfate is doubled, the amount of zinc used is still in excess। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि अब जो आपने कॉपर सल्फेट यूज की है उसको आपने डबल कर लिया है, जिंक के जो 3 ग्राम यूज किए थे वो अभी भी एक्सेस में है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन पहले कितनी थी, 0.5 थी ना, डबल करो इसका जरा, डबल करो कितना बनता है, 1। 1 बन जाएगा। ठीक है, तो अब जब आप इसके मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ CuSO4, तो वो क्या ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? हाँ जी, ज्यादा बताओ आएंगे। ना जरा। ज्यादा आएंगे ना, देखो ना, अगर एक सोल्यूशन था आपके पास कॉपर टू सल्फेट का 25 cm क्यूब, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन 0.5 थी, तो 0.5 में बेसिकली क्या पड़े हुए, मोल्स कम पड़े हुए। जबकि जो 1 मोल/dm क्यूब कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसके 25 cm क्यूब में ज्यादा मोल्स पड़े होंगे, ऐसे है ना? जी। तो अब मुझे बताना, अभी भी जिंक जो है वो एक्सेस में ही है, लेकिन कॉपर की अमाउंट क्या कर गई है, इंक्रीज हो गई है, लिमिटिंग रिएक्टेंट की अब अमाउंट ज्यादा है। तो मुझे बताओ कि रिएक्शन थोड़ा ज्यादा होगा पहले से कंपेयर, जी। ज्यादा होगा ना? कि पहले जो आपके पास मोल्स पड़े थे वो 0.0125 पड़े थे, अब जब इधर से निकालते हो मोल्स तो वो कितने आएंगे? तो उसको जरा कर लो, कर लेते हैं इसको, 0.05 आएगा, कितना आएगा? 0.025। 0.025। जी। ठीक है, तो हमारे पास मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट क्या कर गए, बढ़ गए। तो अब जो जिंक की अमाउंट के साथ वो रिएक्शन करेगा, क्या अब ज्यादा कॉपर पड़ा हुआ है वहां पे, जी। तो क्या रिएक्शन ज्यादा देर के लिए करेगा वो? जी। बिल्कुल ज्यादा देर के लिए करेगा। तो जब रिएक्शन ज्यादा देर के लिए होगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा टाइम के लिए अगर प्रोसीड करता है, ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है आपके पास, तो टेम्परेचर चेंज भी कैसा आएगा, ज्यादा। ज्यादा आएगा ना। ज्यादा हायर टेम्परेचर आप अचीव करोगे, तो वहां से जब हीट लॉस होना शुरू होगा, तो क्या हीट लॉस भी ज्यादा नहीं होगा? जी। क्योंकि हीट जनरेट ज्यादा की थी तो हीट लॉस भी ज्यादा होगी सराउंडिंग को। तो हम यही उसको बताना चाह रहे हैं कि यार जो इफेक्ट ऑन हीट लॉस है वो क्या कर जाएगा हमारे पास, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। अब क्यों इंक्रीज कर जाएगा? क्योंकि मोल्स ऑफ CuSO4 increased, so more heat energy released, more exothermic reaction takes place, और उसके बाद टेम्परेचर चेंज वैल्यू इज लार्जर, देयरफॉर हीट लॉस टू द सराउंडिंग इज आल्सो लार्जर। आप पूरी बात उसको लिख के बता दें, लेकिन बेसिकली एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट की अब अमाउंट ज्यादा होगी है, तो अब जो वो रिएक्शन करेगा वो ज्यादा देर के लिए एक्सोथर्मिक होगा, ज्यादा देर के लिए एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर में इंक्रीज ज्यादा आएगा। तो वहां से जब टेम्परेचर में इंक्रीज ज्यादा है, इसका मतलब है हीट ज्यादा जनरेट हुई है, तो हीट लॉस टू द सराउंडिंग भी फिर ज्यादा होगी। ठीक है, फिर आगे से कहता है जी कि द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब एक्वस कॉपर टू सल्फेट इज डबल्ड, द अमाउंट ऑफ जिंक यूज्ड इज स्टिल इन एक्सेस। जिंक वही रखा हुआ है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन भी वही रखी हुई है, वॉल्यूम को क्या कर दिए, डबल कर दिए। हाँ जी, कोई इफेक्ट नहीं होएगा, कैसे? क्योंकि वॉल्यूम की है उसने, सिर्फ चेंज, मोल्स नहीं चेंज किए। ऑफ कॉपर सल्फेट, अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, amount of copper sulfate cancels out the effect of volume। इसको दोबारा सुन लो, ऐसे कर लेते हैं कि आपके पास एक जगह पे अगर मोल्स कांस्टेंट रखे, यानी एक फ्लेम है, ठीक है, ये मोल्स है आपके पास 0.0125, एक जगह पे आपने ये फ्लेम यूज किया, 25 को हीट कर रहे थे, ज्यादा जल्दी हीटिंग होगी, ज्यादा जल्दी टेम्परेचर राइज आएगा। ठीक है, अच्छा, ऑन कितनी देर के लिए किया, 1 मिनट के लिए ही किया। एक जगह पे आपके पास 50 cm क्यूब वाटर था, और आपने वही फ्लेम यूज किया, 1 मिनट के लिए ऑन किया, कहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज ज्यादा है? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में। पानी कम था, उतनी देर के लिए हीटिंग की है, उतनी अमाउंट ऑफ हीटिंग दी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि फ्लेम उसके साथ साथ आपने चेंज नहीं किया,
तो जो वॉल्यूम ज्यादा आ गया, तो यहाँ पे अब इस फ्लेम के लिए उस वॉल्यूम ऑफ वाटर को हीट अप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें टेम्परेचर चेंज भी क्या आएगा, छोटा आएगा। लेकिन अगर हमें इसके साथ साथ वॉल्यूम बढ़ाने के साथ साथ वो जो फ्लेम है जो 1 मिनट के लिए ही ऑन करना है वो भी डबल कर दूं, तो फिर यहाँ पे आपके पास जितना इधर टेम्परेचर का चेंज है उतना ही इधर भी टेम्परेचर का चेंज होगा। अब बात समझ आ गई है कि क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं। अच्छा, 2 मिनट, एक पेज ऐड करते हैं इधर। हमारे पास एक 25 cm³ का सोल्यूशन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है कॉपर। इसमें जो कॉपर पड़ा है फॉर एग्जांपल वो 1 ग्राम है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ कॉपर पड़ा हुआ था इसके अंदर, कॉपर सल्फेट। उसने क्या किया, हीट एनर्जी रिलीज की। अच्छा, अब ये हीट एनर्जी जो है ज्यादा वॉल्यूम में पड़ी है या कम वॉल्यूम में पड़ी है? कम है। ये कम वॉल्यूम में पड़ी है, तो ये ज्यादा जल्दी क्या करेगी, हीट एनर्जी स्प्रेड आउट हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल्स को मिल जाएगी, और क्या करेंगे वो, टेम्परेचर अपना क्या कर देंगे, राइज कर देंगे, ठीक है। अब एक और जगह है मेरे पास जहां पे मैंने 50 cm³ सोल्यूशन ले लिया, लेकिन अमाउंट ऑफ कॉपर जो उसके अंदर डाली है, कॉपर सल्फेट 1 ग्राम है। 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट डाला है, ये दोबारा हीट एनर्जी कितनी रिलीज करेगा, उतनी ही करेगा ना, जितनी पहले कर रहा था उतनी अभी भी करेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ कॉपर उतनी ही। तो ये अभी भी उतनी ही हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, लेकिन जिस वाटर को इसने हीट अप करना है वो क्या हो गया, ज्यादा, ठीक है। जिस वाटर को इसने हीट अप करना है वो ज्यादा हो गया है। तो अब आपके पास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो उतनी ही हीट एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हर वाटर मॉलिक्यूल को क्या मिलेगी, कम हीट एनर्जी का हिस्से में आएगी उसके, ठीक है। तो जो टोटल टेम्परेचर चेंज आएगा वो भी टेम्परेचर में आपके पास कम चेंज आएगा, यहाँ पे टेम्परेचर में ज्यादा चेंज आ रहा है। आप यही देख लो ना, हीट इवॉल्व इक्वल्स टू MC डेल्टा टी, ठीक है। अगर आपके पास मास ऑफ वाटर बढ़ जाता है, ठीक है, मास ऑफ वाटर आप बढ़ा देते हो, ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज को क्या होना चाहिए, हम जरा इधर से क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। आपके पास आएगा जी मास इक्वल्स टू Q/C∆T, यही बनेगा, जी। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू Q/C∆T। अच्छा, एक और बात, कि Q/C क्या रह रहे हैं, कांस्टेंट रह रहे हैं, कि हीट वॉल्ट तो किसने डिसाइड करनी है आपके पास, जितना अमाउंट ऑफ आपने क्या डाला है, कॉपर डाले, उसके हिसाब से हीट आपके पास इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे एक बात देखना है, ये जो है इसको कांस्टेंट के तौर पे बाहर निकाल दो, नीचे वाला तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, हीट इवॉल्व भी कांस्टेंट कर दो। मास क्या आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज। जितना सोल्यूशन का मास ज्यादा होता है उतना उसमें टेम्परेचर चेंज क्या आता है, कम आता है। कम आता है, ठीक है। क्योंकि जब ज्यादा सोल्यूशन होगा, ज्यादा सोल्यूशन में मतलब है ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को आपको जो है हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। तो वो ओवरऑल जो एनर्जी आपने प्रोड्यूस किया वो हर मॉलिक्यूल को थोड़ी थोड़ी मिलेगी। जबकि जब कम सोल्यूशन होगा तो हर मॉलिक्यूल को ज्यादा ज्यादा एनर्जी मिल रही है, तो टेम्परेचर चेंज भी वो ज्यादा क्रिएट करते हैं। अब मैथ्स के साथ तो हमने रिलेशनशिप बना लिया, ठीक हो गया। अब एक और बात यहाँ पे देखते हैं हम अपने पास कि इसको और किससे जोड़े हैं, और किसी से जोड़ने की जरूरत नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी अगर हमें मास की, हम इधर क्या लगाते होते हैं, अजम्पशन लगाते हैं कि जो आपके पास मास का 1 ग्राम है वो 1 cm³ के इक्वल है, तो इधर से वॉल्यूम भी कर सकता हूँ ना, इसी मास को वॉल्यूम भी बना सकता हूँ, क्योंकि हम अजम्पशन ये लगाते हैं कि 1 cm³ वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यही अगर फॉर एग्जांपल मास ऑफ सॉल्यूशन है तो उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ गया तो टेम्परेचर चेंज क्या हो जाएगा उसमें, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। अब यहाँ पे यही बात हो रही थी कि यार आपने एक जगह पे अगर कॉपर 1 ग्राम लिया है, दूसरी जगह पे भी 1 ग्राम ही लिया है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने बढ़ा दिए, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज क्या आएगा, कम, यहाँ पे क्या आएगा, ज्यादा। अगर आप चाहते हैं कि दोनों में टेम्परेचर चेंज भी बराबर है, तो आप जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज करें वो भी क्या होने चाहिए, डबल। उसी हिसाब से इंक्रीज करने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने वॉल्यूम डबल किया है और टेम्परेचर चेंज ये कहता है हाफ हो जाना चाहिए, तो हाफ के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए अपना अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट भी डबल करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो जो आपके पास टेम्परेचर हाफ होने जा रहा था वो कैंसिल आउट हो जाए। तो उसने क्या किया, उसने जो 25 cm³ सैंपल लिया था,
25 cm क्यूब सैंपल जो लिया था, अब उसने उसका डबल यानी 50 cm 0.05 मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन। तो आपके पास जब आप 50 cm क्यूब लेंगे, वॉल्यूम तो बढ़ गया, 50 cm क्यूब आपने ले लिया, लेकिन 50 cm क्यूब ऑफ 0.05 मोल पर डीएम क्यूब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में मोल्स भी क्या हो जाते हैं 25 के निस्बत डबल हो जाते हैं। तो आपके पास जो टेम्परेचर चेंज आना चाहिए था वो अब क्या होगा, उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज अभी भी उतना ही रहेगा क्योंकि कॉपर की अमाउंट भी ज्यादा होगी है, ठीक है, कॉपर सल्फेट की। तो आपके पास जो वॉल्यूम से इफेक्ट क्रिएट होना चाहिए था वो अब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट क्या हो गई थी, ज्यादा हो गई थी। वो उसने क्या कर दिया, उसको कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर चेंज सेम होगा तो हीट लॉस भी क्या होगी, सेम होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्लियर है? जी। तो इसको कॉन्सेंट्रेशन के फार्मूला से कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मूला से आप चलो ट्राई कर लेते हैं इसको। कॉन्सेंट्रेशन मोल्स कांस्टेंट नहीं है ना, इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है ना आपके पास। तो आप क्या किस तरह इसको जोड़ोगे कॉन्सेंट्रेशन से? नहीं, कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही है ना, तो मोल्स की फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन डबल हो सेम रहा है, है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में जैसे निकाल लेते हैं तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स आ जाएगा आपके। जी। आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, मोल्स भी क्या हो गए, बढ़ गए, बढ़ गए। ठीक है जी। अच्छा मोल्स बढ़ गए, मोल्स को साइड पे रखते हैं अभी। वॉल्यूम बढ़ा तो वॉल्यूम से और क्या बढ़ा, वॉल्यूम जब आपने बढ़ाया तो डेल्टा टी क्या कर जाना चाहिए, डिक्रीज कर जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बढ़ गए थे तो वो डेल्टा टी के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अच्छा तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, इजी सा सवाल था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। ये आखिरी पार्ट थोड़ा सा सोचने वाला था। हमने पहले एक गलती ये कर दी थी कि हमने इसको 50 cm क्यूब ऐसे कंसिडर किया कि हमने कहा 25 cm क्यूब हमने वाटर का ऐड कर दिया, वाटर का नहीं ऐड किया, उसी सोल्यूशन का डबल वॉल्यूम लिया था हमने। तो वहां पे वो आंसर जो पहले वाला लिखा था वो गलत हो जाना चाहिए। अच्छा आगे कहते हैं जी इथेन डायोइक एसिड, बड़ा लंबा सा सवाल है, उसको आराम से पढ़ते हैं। आपसे कहते हैं जी इथेन डायोइक एसिड इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, एक्सेस एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में यूज हुआ है, इज एडेड टू डाइल्यूट इथेन डायोइक एसिड, ठीक है, फुल न्यूट्रलाइजेशन अकर्स एंड पोटेशियम इथेन डायोएट K2C2O4 फॉर्म्स, ठीक है, ये भी एक एक्वस सोल्यूशन आपको उसने बना के दिया है। कहता है इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड partial neutralization takes place and not all H plus ions in the acid are replaced by K plus ions, ठीक है। वो कहता है अगर एक्सेस में आप एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हो ना तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्ट में। लेकिन अगर आप स्मॉल अमाउंट्स में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होती है, ठीक है। तो कुछ आपके पास ये सॉल्ट बन जाएगा और कुछ जो है वो एसिड ही रहेगा सोल्यूशन में। कहते हैं इंस्टेड ऑफ एन एसिड सॉल्ट फॉर्म्स, इंस्टेड एन एसिड सॉल्ट फॉर्म्स which crystallizes to form a solid with the formula KAHB KAHBC2O4 whole C dot BH2O। तो कुछ भी फॉर्मूला में हमें पता नहीं है कि के कितने होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे, C2O4 कितना है टोटल, हमें इसका आइडिया नहीं है, ठीक है, और उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा ये भी हमें नहीं पता। कहता है जी the letters A, B, C represent a ratio of the numbers of species present in the compounds and may not necessarily be whole numbers। तो ये उसने आप खुद से बता दिया कि यार जरूरी नहीं है कि A जो है वो 1 2 3 होल नंबर हो सकता है 1.5 1.6 2.4 इस तरह करके डेसिमल में भी आ सकते हैं। कहता है द रिलेटिव नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद वन फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कितने मोल्स इसके साथ अटैच हुए हैं वो उसने आपको क्या कर दिया, डी से रिप्रेजेंट कर दिए। अ स्टूडेंट अटेम्प्टेड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इन द सैंपल ऑफ एन एसिड ऑफ दिस एसिड सॉल्ट, जो आपके पास उसने दिया हुआ उसका उसने क्या करना है जी, फॉर्मूला में एबीसीडी की वैल्यूज वो फाइंड करना चाह रहे हैं। कहते हैं द स्टूडेंट वांट्स टू मेक 250 cm cube of aqueous solution of this salt, acid salt, solution A. The student adds 1.89 grams of this acid salt into a 100 cm cube beaker. Describe the next steps
the student should take to make the solution A containing exactly 1.89 grams of ये कहता है जी give the name and capacity of the apparatus which should be used and describe how student should ensure the volume is exactly 250 cm cube. तो आपको बेसिकली उसने क्या बताया, एक सर्टेन मास ऑफ आपको उसने क्या बता दिया, जो एसिड सॉल्ट आपने यूज करना है। तो आपको सॉल्यूशन बनाने से कहा है ना, जी आप क्या करते हैं, इनिशियली स्मॉल मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ले लेते हैं, उसमें अपना जो मेजर्ड मास ऑफ सॉल्ट होता है उसको क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से डिसॉल्व करने के बाद उसको क्या करते हो, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। और ट्रांसफर करने के बाद जो बीकर में वॉशिंग्स हैं, उसको बीकर को रिंस करके उसकी वॉशिंग्स ट्रांसफर करते हैं, और फिर उसके बाद टॉप अप कर देते हैं टूवर्ड्स द 250 मार्क, आपने क्या कर देना, टॉप अप कर देना। ऐसे ही तो हमने बेसिकली अब ये एक बात उसने एक्स्ट्रा बता दी है कि आपने जो 1.89 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट है वो कितने वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में ऐड करना है, 100। अच्छा नहीं, इनटू 100 सीएम क्यूब। बीकर का मतलब है जो बीकर की कैपेसिटी है वो 100 सीएम क्यूब है, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने सबसे पहले उसे लिखना है जी कि ऐड अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, याद रखना डिस्टिल्ड के अलावा सिर्फ वाटर ना लिखना, डिस्टिल्ड वाटर टू द 100 सीएम क्यूब बीकर, 100 सीएम क्यूब बीकर। तो ये जो 100 सीएम क्यूब बीकर था मेरा, जिसका वॉल्यूम 100 सीएम क्यूब था, उसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर डाला। फिर क्या करेंगे, ऐड द मेजर्ड mass of the salt, that is 1.89 grams, into the beaker, to the distilled water in the beaker. फिर stir the solution, ठीक है, stir solution। फिर उसके बाद transfer the solution to 250 cm cube, क्योंकि हमने 250 cm cube का टोटल सोल्यूशन बनाना है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, wash the rinse the beaker, with distilled water, उसको भी एक बार रिंस करके, एंड ट्रांसफर द वॉशिंग्स। और फिर लास्ट स्टेप क्या है, टॉप अप द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अप टू 250 सीएम क्यूब यूजिंग क्या चीज, डिस्टिल्ड वाटर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक 250 सीएम क्यूब सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, जिसमें आपने 1.89 ग्राम्स ऑफ सॉलिड अपना क्या किया था, ऐड किया था। ये कौन सा वाला मैस ऑफ सॉल्ट उसने दे दिया आपको, ये आपका वो है जो गिवन फाइनल मैस वाला। है, ठीक है, जो हमने यूज किया है, ये वो वाला आपके पास मैस है, ठीक है। इसके लिए एमआर निकालना पड़ेगा, इसके मोल्स पता करने पड़ेंगे, ये सारी बातें हमें करनी पड़ेंगी, तब इसका कोई फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो हमने पहला पार्ट कर लिया इसका। आगे आपसे कहते हैं जी, डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2O4 प्रेजेंट। बी पार्ट में इथेन डायोएट आयंस जो आपके पास उस सॉल्ट के अंदर मौजूद है, एसिड सॉल्ट के अंदर, उसको आपने डिटरमिन करने के लिए क्या किया है, उसका रिएक्शन कराया जी मैंगनेट 4 आयंस के साथ, MnO4 इन एसिडिफाइड कंडीशंस। रिएक्शन उसने दे दी है कि C2O4 और MnO4 के बीच में किस तरह रिएक्शन होती है। हमारे काम के कौन है, C2O4 और MnO4, तो उनके भी देख लेते हैं, तो वो किस लिहाज से रिएक्शन करते हैं, 5:2 से रिएक्शन होते हैं यहाँ पे। कहते हैं जी MnO4 aqueous ions are very deep purple in color, ठीक है। तो अगर किसी सोल्यूशन में MnO4 aqueous ions पड़े होंगे, उनका कलर क्या होता है आपके पास, डीप पर्पल। कहता है ऑल अदर स्पीशीज अपीयर कलरलेस। द रिएक्शन टेक्स प्लेस अबव a temperature of 70 degrees Celsius. The student carries out a redox titration using the following steps. Step 1, the student rinses and fills the burette with 0.2 mole per dm cube 0.02 मोल पर डीएम क्यूब MnO4 एक्वस। एक बात आपको बताई थी कि ब्यूरेट में और पिपेट में जिस सोल्यूशन को भरा जाता है, उससे एक दफा उस सोल्यूशन से भी क्या किया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर के बाद रिंस करने से, डिस्टिल्ड वाटर के से रिंस करने के बाद आप क्या करते हो, उस सोल्यूशन से भी एक बार रिंस करते हो, जो उसमें आपने क्या करना है, ब्यूरेट में फिल करना है, ठीक है। ये बात याद है सबको, ये सिर्फ ब्यूरेट के लिए था। क्योंकि ब्यूरेट में
ये ब्यूरेट के लिए था। ठीक है, ब्यूरेट जब रिंस करते हैं ना, सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर से नहीं करते, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर ड्रॉपलेट्स अंदर रह गए तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम एक बार वाटर से रिंस करने के बाद एक बार उस सोल्यूशन से रिंस करते हैं जिस सोल्यूशन को हमने ब्यूरेट में फिल इन करना है। तो वो इधर इसने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको दिमाग में होना चाहिए कि इसने इधर एक गलती कर दी है छोटी सी। कहता है द स्टूडेंट यूजेस अ पिपेट टू ट्रांसफर 25 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ए इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है जी, 25 cm क्यूब के लिए पिपेट से ज्यादा एक्यूरेट कुछ भी नहीं हो सकता। सॉल्यूशन ए का 25 एग्जैक्ट चाहिए था, पिपेट यूज किया, बिल्कुल सही है। द स्टूडेंट एड्स 20 cm क्यूब इन एक्सेस of 0.5 mole per dm cube H2SO4 to the conical flask। ठीक है, तो आपके पास कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या किया, अपने पास ऐड कर दिया, एसिड ऐड किया उसके अंदर हमने। कहते हैं द कॉनिकल फ्लास्क इज हीटेड अंटिल अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस इज रीच्ड। ठीक है, द स्टूडेंट एड्स MnO4 aqueous फ्रॉम द ब्यूरेट अंटिल एन एंड पॉइंट इज रीच्ड। ठीक है, जो MnO4 ऐड करना शुरू किया, एंड पॉइंट जब आएगा कलर चेंज आ जाएगा, पता लग जाएगा सारा नीचे जो पड़ा हुआ आपके पास इथेन डाइवेट आयन है वो सारा का सारा रिएक्ट करके। ठीक हो गया। आगे कहता है द स्टूडेंट रिपीट्स द टाइट्रेशन अंटिल कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स आर अचीव्ड। कॉन्कॉर्डेंट क्या होती है, जो आप आपस में एक दूसरे से 0.1 के डिफरेंस पे होती है। ठीक है, तो फाइनली उसने आपको टेबल बना के दे दी है। कहता है द स्टूडेंट डिटरमिन्स द एवरेज टाइटर टू बी, यानी मीन टाइटर उसने आपको निकाल के दे दिए, कंकॉर्डेंट वैल्यूज यूज की होंगी, और उसके बाद क्या किया उसने, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ वैल्यूज से। अच्छा, कहते हैं जी व्हेन एम्प्टीइंग द पिपेट इन स्टेप 2 द स्टूडेंट टचेस द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन इन द फ्लास्क विद द टिप ऑफ द पिपेट। सजेस्ट व्हाई द स्टूडेंट डज दिस। ये मजे का सवाल है। सर ये मेरे ख्याल में इसलिए करते थे कि सारा मतलब जो पेपर के अंदर सोल्यूशन है निकल जाए। हाँ, ये बड़ी मतलब पता है बहुत 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 बारीक सी बात है, लेकिन पिपेट ना बहुत पतला होता है। ठीक है, ये आपके पास जो पिपेट होता है ना, ये काफी ज्यादा पतला होता है। इसमें जब आप सोल्यूशन पुश इन करते हैं ना, इधर रबर इसके पंप से पुश इन करते हैं, तो कुछ इधर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, ऐसे साथ चिपके हुए रह रह जाते हैं। जाए। ठीक है, तो आप क्या करते हो, बेसिकली उसको पुश इन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, उसको सरफेस पे टच कर देते हैं ताकि सरफेस के साथ वो ड्रॉपलेट कांटेक्ट में आए। ठीक है, कांटेक्ट में आए और सरफेस उसको अपनी तरफ क्या कर ले, खींच ले, वो थोड़ा सा भी वॉल्यूम आपके पास रह ना जाए। ठीक है, तो आप बेसिकली सरफेस से क्यों टच कर रहे हैं, ताकि आप इंश्योर कर सकें कि सारा का सारा 25 cm क्यूब, एग्जैक्ट 25 cm क्यूब, एक ड्रॉपलेट कम नहीं, सारा क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो हम उसे बताएंगे जी कि टू इंश्योर दैट ऑल ऑफ द 25 cm क्यूब, 25 cm क्यूब, क्या इसमें मैजिक किया था हमने, ये जो एसिड वाला सोल्यूशन है, 25 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज ट्रांसफर्ड, या to ensure that 25 cm cube of solution is transferred completely to the conical flask। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी वजह ये थी कि आप जब पिपेट को उसके पंप से पुश आउट करते हैं लिक्विड को, तो आपके पास कुछ लिक्विड जो अंदर रह जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, या तो टैप कर देते हैं सरफेस के साथ, या उसको क्या करते हैं, सरफेस से टच करेंगे तो वो थोड़ा सा लिक्विड जो था वो भी बाहर आ जाएगा। सजेस्ट द मोस्ट appropriate piece of apparatus to measure H2SO4 in step 3। हाँ जी, H2SO4 जो आपके पास है स्टेप 3 में, इसको मेजर करने के लिए क्या चीज यूज कर लेनी चाहिए थी पिपेट के बजाय, सॉरी नहीं, स्टेप 3 में तो हमने H2SO4 जो यूज किया है, 20 cm क्यूब ऐड करना है एंड एक्सेस में ऐड कर रहे हैं। तो एक्सेस में जो चीज ऐड करनी होती है उसको मेजर करने के लिए क्या हमने बोला था कि किसको यूज कर लेना चाहिए। बीकर। हाँ जी, नहीं, बीकर में ग्रेजुएशन नहीं होती ना, किसको यूज करते हैं, मेजरिंग मेजरिंग सिलेंडर को सिलेंडर। यूज करते हैं। हाँ, मेजरिंग सिलेंडर को यूज किया जाता है। इधर पिपेट यूज करना है या ब्यूरेट यूज करना है, स्लो प्रोसेस हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए नहीं है, एक्सेस में ही डालना है, तो आप मेजरिंग सिलेंडर में तकरीबन 20 cm क्यूब मेजर करके डाल दो। ठीक है, तो जहां पे जो चीज एक्सेस में डालनी हो ना, फिर उसके लिए मेजरिंग सिलेंडर यूज कर लेते होते हैं, वहां पे एक्यूरेट वॉल्यूम जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। सजेस्ट व्हाई द स्टूडेंट स्टार्ट्स ईच टाइट्रेशन विद एन इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग ऑफ 0.1 cm cube rather than the usual 0.00 cm cube।
अब इसका भी जवाब आपने अगर प्रैक्टिकली कभी MnO4 का जो टाइट्रेशन है, MnO4 वाली रीडॉक्स टाइट्रेशन लैब में की है, तो आपको क्लियरली इधर जवाब उसका पता होगा। अगर नहीं की तो मैं आपको बताता हूँ MnO4 का कलर क्या होता है। पर्पल। डार्क पर्पल पर्पल, होता है। डार्क पर्पल कलर होता है। ठीक है, मैं इधर आपको ब्यूरेट बना के देता हूँ। ये वो नोवर मेनिस्कस वाली बात है। सर हाँ जी, क्योंकि वो लोअर नजर नहीं मेनिस्कस आता वाली, रीडिंग, तभी हम लोग बिल्कुल मेरे ख्याल ऐसे ही में। है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जिनको नहीं पता, ये आपका ब्यूरेट है, ब्यूरेट पे ये रीडिंग्स आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जीरो वाली रीडिंग है। आपने ब्यूरेट भर लिया जी, इधर MnO4 भर लिया इसके अंदर, इधर ऊपर तक, यहाँ तक आपने MnO4 भर लिया। ठीक है, अब मैं इधर से थोड़ा सा तो रन करूंगा इसको, जीरो पे लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जीरो पे मुझे बड़ा मुश्किल होगा कि मैं उसको रोक लूं आके। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन मुझे नजर आ नहीं रही, पर्पल सोल्यूशन नजर पड़ा हुआ है, ब्लैक कलर की ग्रेजुएशन हुई नहीं है, नजर ही नहीं आ रहा कि ग्रेजुएशन कहाँ पे। ऐसे ही है ना, तो वो बड़ा मुश्किल है उसको देखना कि जीरो वाला मार्क किधर है। तो आप क्या करते हो, जीरो से थोड़ा सा नीचे चले जाते हो उसको, कि जैसे जीरो आया, अब आपको पता है अच्छा अंदाजन ये इससे नीचे 0.1 आएगा, तो मैं वहां तक उसको क्या कर लेता हूँ, ले जाता हूँ, जीरो पे नहीं स्टार्ट करता, क्योंकि वहां पे एक्यूरेटली जीरो पे आप नहीं रोक पाओगे उसको। ठीक है, मुश्किल हो जाता है देखना, क्यों, क्योंकि सोल्यूशन जो वो भी पर्पल है, और जो ग्रेजुएशन है वो ब्लैक कलर की है, इतना पर्पल भी नहीं, इससे भी डार्क पर्पल होता है, बिल्कुल कह लो कि वो जो पर्पल इंक होती है ना, उस तरह का कलर होता है। तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते जीरो वाले मार्क को। जबकि कोई ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन अगर डालते हैं तो जीरो तक रोकते हैं उसको, इनिशियल रीडिंग हमेशा जीरो लेते हैं, क्योंकि वहां पे देखना आसान होता है। यहाँ पे देखना आसान नहीं है, तो जीरो पे आप रोक नहीं पाओगे, तो आप क्या करते हो, जीरो से थोड़ा सा नीचे किसी भी रीडिंग पे रोक लेते हो उसको। फिर यहाँ पे तो पैरेलल वजह क्या एरर है, कह सकते हैं, क्या हुआ, यहाँ पे पैरेलल एरर कह सकते हैं। पैरेलक्स एरर तो होता है जब रीडिंग लेते हुए आप एरर करते हो ना। तो ये वही बात नहीं। ये रीडिंग लेते हुए तो नहीं एरर कर रहे, यहाँ पे तो मसला ये आ रहा है, आप रीडिंग ले नहीं पा रहे। पैरेलक्स एरर है जब आपने मेजरमेंट ली उस टाइम पे गलती कर दी, आपने गलत एंगल से देख लिया उसको। यहाँ पे एंगल जो मर्जी कर लो, आपको नजर नहीं आ रही ग्रेजुएशन। ठीक है, तो डिफिकल्ट टू सी, इस वजह से उसने क्या किया, जीरो वाला मार्क जो था उसके लिए मुश्किल था पहली ग्रेजुएशन देखना एक कलर्ड सॉल्यूशन की वजह से, तो उसने क्या किया, उसने 0.1 पे रोक लिया। जब वो जीरो पे आया, उसको जीरो की ग्रेजुएशन नजर आई, उसने 0.1 पे रोक लिया। जरूरी नहीं है 0.1 पे रोके, इनिशियल रीडिंग कोई भी हो सकती है, लेकिन जीरो वाली नहीं हो सकती कलर्ड सॉल्यूशन के केस में, नजर ही नहीं आएगा वो आपको किधर है। अब जैसे मैंने डायग्राम बनाई है, बताओ जीरो किधर है, आपको नजर ही नहीं आएगा जीरो। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर मैं सोल्यूशन रन डाउन करना शुरू करूं, मैं अगर सोल्यूशन अपना यहाँ से सोल्यूशन नीचे भेजूं, तो अब मेरे प्यूरेट में मुझे जीरो वाला मार्क तो नजर आ जाएगा, कि फॉर एग्जांपल जीरो यहाँ पे था, ये 0.1 था, ये 0.2 था, मैं इधर 0.2 पे रोक लिया मैंने इसको। ठीक है, तो अब मेरी इनिशियल रीडिंग क्या होगी, 0.2। जीरो देखना मेरे लिए मुश्किल काम है। ठीक, चलूँ आगे। जी। तो एक बड़ा डार्क पर्पल कलर है, तो रीडिंग लेना मुश्किल था, इस वजह से हम बोलेंगे जी डिफिकल्ट टू सी द जीरो मार्क ऑन ब्यूरेट, सिंस जो MnO4 is dark purple in color. What is meant by the term concordant readings? Readings concordant कौन सी होती है, दो जिनमें ऐसे टाइटल 1.1 की से ज्यादा। रीडिंग्स। हाँ जी, दो लाजमी, दो बोलने हैं, दो दो कंकॉर्डेंट वैल्यूज होती हैं, जो दो ऐसी टाइटल्स की वैल्यूज होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ कितने के डिफरेंस में होती है, 0.1 के ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं जी टू टाइटल्स रीडिंग्स which are having a within difference of 0.1। 0.1 difference of each other। ठीक है, क्लियर है बात। समझ आ गई। अच्छा, आगे क्या था जी, स्टेट द कलर चेंज सीन इन द मिक्सचर इन द कॉनिकल फ्लास्क एट द एंड पॉइंट। हाँ जी, एंड पॉइंट पे, अब आपने इधर, ये बड़ा मजे का सवाल है दोबारा, आपको एंड पॉइंट पे कलर क्या नजर आएगा, आपके दिमाग में होगा ऊपर से पर्पल भेज रहे हैं, तो कलरलेस, पर्पल टू कलरलेस कौन कौन है भाई, कितने बंदे हैं जो सोच रहे हैं पर्पल टू कलरलेस होगा यहाँ पे एंड पॉइंट। हाँ जी,
क्या पता आप ठीक सोच रहे हो, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। कौन कौन सोच रहा है जो पलपट टू कलरलेस वाले? सर पहले मोल्स देख लेने चाहिए, क्या देखने चाहिए? जो ऊपर उसने पहले मोल्स दिए थे हमें। कौन से मोल्स? उसने H2SO4 के पहले दिए थे। H2SO4 के भी छोड़ो, एक्सेस में है, मोल्स देखने की जरूरत ही नहीं है। तो कलरलेस होती है एसिडिक में, तो फिर ये सही नहीं है। नहीं, एंड पॉइंट आपके पास कलरलेस पे नहीं आएगा। एंड पॉइंट तो हम किधर आइडेंटिफाई करेंगे आपके पास? कॉनिकल फ्लास्क में ना। कलर चेंज तो इधर आएगा, तो हमें हमें पता लगेगा कि यार क्या है, क्या होता है कि एंड पॉइंट इधर आएगा जब कलर चेंज कॉनिकल फ्लास्क में आएगा, तब आपके पास एंड पॉइंट आएगा ना। ऊपर से आप एक पर्पल सोल्यूशन डाल रहे हैं, ठीक है। MnO4 जब नीचे एसिडिक कंडीशंस में जाएगा ना, तो वो किस में कन्वर्ट, MnO2 में। तो वो किस में चला जाएगा? कलरलेस फॉर्म में चला जाएगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर से पर्पल ड्रॉप्स फेंकते जा रहे हैं, जब जब वो नीचे जाके रिएक्शन कर रहा है, वो कलरलेस होता जाएगा, होता जाएगा। आप स्वेलिंग का सोल्यूशन कलरलेस रह रहे हैं, आप ऊपर से पर्पल सोल्यूशन का, लेकिन नीचे जाके वो कलरलेस होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। कब वो कलरलेस नहीं होगा? जब रिएक्शन क्या हो गए, खत्म। कंप्लीट हो गए, एंड पॉइंट आ गए। एंड पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से पर्पल जो आप सोल्यूशन डाल रहे हैं, इसके जो ड्रॉप्स जाएंगे नीचे, नीचे जाके एसिडिक कंडीशंस के अंडर जब वो ऑक्सलेट से रिएक्शन करेंगे, इधर देख लो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? Mn2+ में। तो Mn2+ का कलर तो पर्पल नहीं होता। तो जब तक नीचे रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सलेट नीचे पड़ा हुआ है और एसिड नीचे पड़ा हुआ है, तब तक वो क्या करेगा? वो कलरलेस में जाता जाएगा। तो जैसे ऊपर से ड्रॉप फेंका, वो कलरलेस हो गया, कलरलेस हो गया, कलरलेस हो गया। जैसे ही रिएक्शन खत्म हो गया, नीचे एंड पॉइंट आ गया आपके पास, तो अब जो आप पर्पल ड्रॉप फेंकोगे, वो सोल्यूशन का कलर क्या कर देगा? पर्पल कर देगा। तो कॉनिकल फ्लास्क से कलर जज करना है आपने कि कॉनिकल फ्लास्क में क्या हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पे कलर चेंज क्या आएगी? कलरलेस टू पर्पल। पहले कॉनिकल फ्लास्क कलरलेस होगा, फिर वो किस में चला जाएगा? पर्पल में। जैसे ही वो पर्पल हो जाता है, इसका मतलब है अब जो आपने MnO4 डाले वो एक्सेस में हो गया, सारा का सारा ऑक्सिलेट नीचे से खत्म हो गया। तो अब वो क्या करेगा? अब रिएक्शन नहीं कर रहा, अब वो पर्पल का पर्पल ही रहेगा। क्लियर है बात? जी। तो थोड़ा सा सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। सर हरम को ऐड करते हैं। अच्छा, आगे क्या कहते हैं जी? डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2O4 आयंस इन 250 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन A। गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, इसके अंदर जो C2O4 पड़ा है, उसको फाइंड करने के लिए हमने किससे रिएक्शन कराया? MnO4 से। MnO4 का मुझे क्या रिक्वायर्ड है? एक तो कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो रिएक्शन कंप्लीट करेगा। ऐसे ही MnO4 की कॉन्सेंट्रेशन हमने कितनी यूज की है? कितनी कॉन्सेंट्रेशन वाला MnO4 यूज किया आपने? ये दिया उसने 0.0200। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MnO4 जो यूज हुई है 0.0200 मोल पर डीएम क्यूब वाला यूज हुआ है। वॉल्यूम MnO4 का कितना रिक्वायर्ड था फॉर कंप्लीट टाइट्रेशन? ये दिया हुआ उसने। हाँ जी, ये वॉल्यूम नहीं। गिवन है हमें, गिवन है ना भाई। टाइट्रेशन, ये जो टाइटर का टेबल बना के दिया उसने, ये टाइट्रेशन 1, टाइट्रेशन 2, टाइट्रेशन 3, इसमें किसका ब्यूरेट से ऐड कर रहे हैं वॉल्यूम? MnO4 का ही ऐड कर रहे हैं ना। कि यार टाइट्रेशन 1 में 24.40 पे कलर चेंज आ गया, टाइट्रेशन 2 में 26.50 पे आ गया, और टाइट्रेशन 3 में 24.40 पे आ गया। मीन टाइटर जो है, जो आपने वैल्यू यूज करनी है, वो उसने आपको बता दी है 24.40। ये मीन वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है जिस पे आपकी कलर चेंज आ जाती है। तो ये वॉल्यूम ऑफ MnO4 उसने आपको दिया हुआ था, जो ब्यूरेट से आपने वॉल्यूम ऐड करना है उसका कंप्लीट रिएक्शन के लिए। तो वो कितना है जी? 24.40। तो यहां से अब मैं क्या निकाल सकता हूँ? मोल्स ऑफ MnO4। और मोल्स ऑफ MnO4 पता लग जाए, तो इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ? मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट निकाल सकते हो रेशो बना के। तो सबसे पहले, अब ये बात आप में से किसी बंदे ने दिमाग में नहीं लाई होगी, लेकिन अभी आपके दिमाग में आ जाएगी। कहते हैं द स्टूडेंट फाइंड्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इन सोल्यूशन A।
जिसका वॉल्यूम कितना है 250 cm3। अच्छा, सी में हमने क्या निकाले, पिछले पार्ट में हमने क्या निकाले, क्या हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाली है 250 cm3 में? ये जो नहीं। बी पार्ट 6 है इसमें क्या हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाली है? हमने तो मोल्स निकाले हैं किसमें, 250 cm3 में जो उसके पड़े थे। उसने हमें H प्लस का क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दी है जो 250 में पड़ी हुई थी। तो पहले मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, H प्लस के मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे B कौन है, H प्लस, C कौन है, C2O4। तो C रेशो B के लिए H प्लस के ये मोल्स नहीं है, H प्लस के ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो H प्लस के मुझे पहले क्या निकालने चाहिए, मोल्स निकालने चाहिए। वो कैसे आएंगे, उसने कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 6.0 इंटू 10⁻⁻², मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है 250 cm3। तो कितना बनता है यहाँ से, डिवाइडेड बाय 1000। 0.01525। जी 0.01525, ये मोल्स ऑफ एच प्लस है जो उस 250 में पड़े थे। ये बात भी हमने मिस की। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने रेशो बनानी है, तो हम जल्दी से रेशो बना लेते हैं। मोल्स उठा के लिखो। तो मोल्स है आपके पास जी, सी रेशो बी बताने हैं उसको। सी किसके मोल्स है आपके पास, C2O4 के, तो 0.0122। और दूसरी वैल्यू क्या बनती है 0.01525। इनमें से अभी भी छोटी वैल्यू कौन सी बनती है हमारे पास, सी की। तो दोनों को सी की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। यहां से निकालो, अब ये कितना आता है 1 रेशो बी का कितना आता है वैल्यू, 1.25। हाँ जी 1.25। उसने क्या कहा, रेशो कितने तक दें, 2 डेसिमल प्लेसेस तक दें। तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसको दे देंगे 1:1.25। अच्छा, एक और बात यहां से बताओ कि इस रेशियो का क्या मतलब है। ये जो आपने सी और बी की वैल्यू निकाली है डेसिमल्स में और होल नंबर्स में, इसका मतलब क्या है। मोलर रेशो। जी ठीक है, मोलर रेशियो है, लेकिन ये किधर लगेगी हमारे पास, ये फॉर्मूला में आपको क्या बता दिया उसने, बी और सी की वैल्यू फॉर्मूला में जो होनी चाहिए वो उसने आपको क्या कर दिए, बता दिए। ठीक है, तो अब हम क्या करें इसके बाद वाला काम थोड़ा सा मुश्किल है। सर हम इनकी चार्जेस को इक्वेट कर सकते हैं। चार्जेस के थ्रू बैलेंस करें ये बोल रहा हूँ। जी। आपने चार्जेस बैलेंस करने के चक्रों में जो है अपने पास क्या करना है, के के साथ जो आपके पास डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको फाइंड करना है। तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो है जी KaH1.25 और C2O4 और 1 टाइम्स। इस पूरे कंपाउंड पे ओवरऑल चार्ज ये क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है ना, एक सॉल्ट है। ओवरऑल चार्ज इस पे कितना, हम कह रहे थे कि आपका जो टोटल सॉल्ट है ओवरऑल एक न्यूट्रल सॉल्ट है, उसका ओवरऑल चार्ज कितना होना चाहिए, 0। इन दो के हमें क्या पता लग गए कि इधर आपके पास इनके बेस में क्या नंबर आता है। ठीक है, उस हिसाब से हम चार्जेस डालते हैं। एक C2O4 के ऊपर कितना चार्ज होता है 2 माइनस, यहाँ से 2 माइनस आएगा। हाइड्रोजन पे कितना होता है 1 प्लस, 1.25 हाइड्रोजन पे कितना होगा 1.25 प्लस। ठीक है, ओवरऑल 0 प्रोड्यूस करना है तो इस पे कितना चार्ज होना चाहिए x। तो हम इधर लिख लेते हैं जी x प्लस 1.25 प्लस प्लस -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है, x की वैल्यू आती है 0.75। यानी यहाँ पे ओवरऑल न्यूट्रल होने के लिए पोटेशियम कितना होना चाहिए 1 प्लस वाला, 0.75 होना चाहिए। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक पोटेशियम की वैल्यू आती है 0.75। बेहतरीन है, बेहतरीन, जबरदस्त हो गया। कहते हैं यूज योर आंसर टू पार्ट बी से। क्या समझ आ गई कैसे किए, जी। परेशान कर दिए मैंने। हालांकि ये बड़ी आसान सी बात थी, लेकिन देखो हमारे दिमाग में नहीं आ रही है बात। कहते हैं यूज योर आंसर टू बी पार्ट 6 एंड सी पार्ट 2 एंड अदर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन टू डिटरमिन मास ऑफ 1 मोल ऑफ hydrated salt and hence determine the value of D to the nearest whole number। अच्छा, 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट का मास आपने निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला तो आ गया है, वो क्या है जी, K
0.75, H 1.25, C2O4 1 टाइम्स, ये हमारे जो है कंपाउंड का फॉर्मूला है, ठीक है, डॉट DH2O। अच्छा, इसका MR लिख सकते हैं, MR लिखेंगे कैसे इसका? MR किसके इक्वल आएगा कि 0.75 टाइम्स क्या आपके पास K है बीच में, प्लस 1.25 टाइम्स क्या आपके पास हाइड्रोजन है इसमें, प्लस 2 इसमें क्या है आपके पास कार्बन है, प्लस 4 इसमें आपके पास क्या है ऑक्सीजन है, प्लस D टाइम्स इसमें आपके पास क्या है वाटर है। ठीक हो गया। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट का यहाँ से हम MR निकाल सकते हैं, लेकिन MR निकालने के लिए पहले MR चाहिए होगा, ठीक है। इसका MR कैसे निकालें? तो MR देखते हैं इसका किस तरह निकलेगा। आपके पास MR आएगा जी, आपके पास MR किस तरह निकलता है जी, मोल्स इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय MR। गिवन मास तो पता है ना इसका कितना है, 1.89 ग्राम्स उसने सॉल्ट का यूज किया था, हाइड्रेटेड सॉल्ट का 1.89 ग्राम्स यूज हुआ था, का 1.89 ग्राम्स यूज हुआ था, उसके मोल्स चाहिए किसी तरीके से। तो मुझे बताओ यार, मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूँ कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्ट मेरे पास होंगे वहां पे? मोल्स निकाले जा सकते हैं, पता है किधर से निकाल सकते हैं? इसकी आयनाइजेशन करें जरा। तो आपके पास था K 0.75, H 1.25 एंड C2O4 1 टाइम्स। ये जब आयनाइज होगा डॉट DH2O, उसको भी लिख लेंगे साथ। तो ये जब आयनाइज होगा आपके पास, तो K कितनी दफा देते हैं 0.75 आपको क्या देगा K प्लस, प्लस 1.25 आपको देगा H प्लस, प्लस 1 मोल ऑफ क्या देगा आपको C2O4 2-9। तो ये 1 मोल ऑफ द सॉल्ट जिसका फॉर्मूला ये है, वो आपको C2O4 का ये मोल 1 मोल देगा। तो मुझे बताओ C2O4 के मुझे मोल्स पता है, उससे मैं रेशियो बना के इसके मोल्स फाइंड कर सकता हूँ सॉल्ट के। जी। ऐसे ही है ना, C2O4 के कितने मोल्स है 1.22 इंटू 10⁻²। तो सॉल्ट के भी कितने मोल्स डाले होंगे आपने कि C2O4 के आपको 1.22 इंटू 10⁻² मोल्स मिले? तो आपने इतने ही डाले होंगे, 1.22 इंटू 10⁻² मोल्स ऑफ सॉल्ट ही डाले होंगे, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकालें, अब MR निकालें। तो MR कैसे आता है, मास डिवाइडेड बाय मोल्स। तो 1.89 डिवाइडेड बाय 1.22 इंटू 10⁻²। यहां से MR आ रहा है कितना, 154.098। 154.098 ग्राम्स। वैल्यूज किधर तक दी हुई है, 3 सिग्निफिकेंट तक है हमारे पास वैल्यूज। मास की जो वैल्यू है 3 सिग्निफिकेंट, मोल 3 सिग्निफिकेंट, तो इसको 3 सिग्निफिकेंट तक आप राउंड कर दें तो 154.1 बन जाएगा हमारे पास। ये मैस है हाइड्रेटेड सॉल्ट का, ठीक है। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट का मैस है जिसमें वाटर का मैस इंक्लूडेड है। आगे क्या कहते हैं सर, जी? वो मैंने गलत बताया था, वो 154.91 था। 154.91। 8। यार उसने बताया है मैथ्स कितने पे देने हैं? अच्छा नहीं बताया, ठीक है। 154.918, इसको राउंड कर लें कहाँ तक अब? 155। वो 3 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, तो हमें 3 सिग्निफिकेंट तक ही कर देना चाहिए इसको ऐसा। मैथ्स आ क्या रहा है ये बता दो जरा। या उसने मैथ्स कितने तक दिया हुआ है, 2 डेसिमल प्लेस तक दिया हुआ है। डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस। हाँ उसने ये देखो ना, ये जो ARs दिए हुए हैं जिनको हमने यूज करके बेसिकली क्या किया, हमने फाइनली MR इसका डालना है इसमें। हम्म जो उसने मैसेज की वैल्यूज दी है ना, यहाँ पे देखो
1 डेसिमल प्लेस तक वैल्यूज दी हैं सारी, अगर सबको देखें उसमें 1 डेसिमल प्लेस सब में कॉमन है, तो आपको इसको 1 डेसिमल प्लेस तक जवाब दे देने चाहिए, सर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स 154.9 तक। नहीं देख रहे। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ डिसाइडेड है नहीं कहीं पे, एक मास की वैल्यू और 3 सिग्निफिकेंट पे, मोल्स की वैल्यू वो वाली है जो हमने कैलकुलेट की थी और उसको हम राउंड करके लेके आए थे पीछे से वैल्यू। जो मास की वैल्यूज है ना जिनसे एमआर ने निकलना है वो सारी 1 सिग्निफिकेंट पे उस पे है, सॉरी 1 डेसिमल प्लेस में। तो हमारा अपना जो मास की वैल्यू होनी चाहिए फाइनल, वो भी 1 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट आएगी एमआर की वैल्यू। तो सारी ये मैसेज की वैल्यू 1 डेसिमल प्लेस तक, तो जब इनसे एमआर निकलेगा वो भी 1 डेसिमल प्लेस तक ही आएगा, और 154.9 ग्राम्स तक इसको राउंड करके दे दो 1 डेसिमल प्लेस तक। अब निकालिए डी की वैल्यू। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी? एमआर आपने निकाल लिए, तो आप इधर ले एमआर को लिख लें अब 154.91 अनराउंडेड फॉर्म यूज कर रहा हूँ, इक्वल टू 0.75 इंटू के की वैल्यू कितनी है 39.1 प्लस 1.25 इंटू हाइड्रोजन कितना है 1.0 प्लस 2 इंटू 12.0 प्लस 4 इंटू 16.0 प्लस डी इंटू वाटर का मास कितना होता है 18 ग्राम्स। यहाँ से डी को सब्जेक्ट बनाने, ये सारे जाके उधर 154 में से माइनस करो तो 154.91, इसका जवाब कितना आता है 175, सॉरी 0.75 इंटू 39.1, 29.325। 29.32 लिख लेते हैं। अच्छा फिर उसके बाद अगली वाली 1.25। ठीक है 1.25 प्लस अगली वाली 24। 24.0 प्लस अगली वाली 64। 64.0 प्लस डी टाइम्स 18। यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो 154.91 माइनस 29.32 माइनस 1.25 माइनस 24.0 माइनस 64.0 इक्वल्स टू डी टाइम्स 18। तो यहाँ से करो जरा, इधर लेफ्ट साइड पे कितना जवाब आता है 36.34। 36.34 ग्राम्स, 6.34 ग्राम्स इक्वल्स टू डी टाइम्स 18। 18 से डिवाइड कर दो, 36.34 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 18, यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 2.018। हमारे पास आती है 2.018 इक्वल्स टू डी। तो डी बेसिकली टोटल वाटर इसमें कितने होंगे 2। दो आएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल साथ अटैच्ड है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन 2 मोल है इसके साथ, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो हमें पहले एम आर निकालने के लिए या तो सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए थे, उनकी कोएफिशिएंट्स पता होने चाहिए थे, क्या क्या है इधर नहीं पता थे, तो हमें एम आर चाहिए था। एम आर चाहिए था, एम आर के लिए उसमें मैस गिवन था और जो मोल्स थे वो हम उसके किसी एक आयन से निकाल सकते थे। ठीक है, वहां से हमने उसके मोल्स निकाले और फिर हमारे पास जो है फाइनली एम आर आया। एम आर से हमने फिर बाकी सारे एलिमेंट्स माइनस किए, पूरा सॉल्ट का मास माइनस किया, वाटर को छोड़ दिया, वाटर 18 ग्राम्स एक को होता है, तो बाकी रिमेनिंग मास जो था वो वाटर का था, उसको फाइंड कर लिया हमने। कहते हैं अ सेकंड स्टूडेंट यूजेस अनदर मेथड टू डिटरमिन डी क्रिस्टल्स ऑफ द सैंपल। ठीक है, क्रिस्टल्स ऑफ द सैंपल विद नोन वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी आर हीटेड इन अ क्रूसिबल to remove the water molecules. Construct a results table to show the readings that would need to be taken during this experiment. ठीक है, तो एक स्टूडेंट है जो एक अलग मेथड यूज करता है डी, यानी वाटर उसमें कितना मौजूद है उसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, वाटर फाइंड करने के लिए, वाटर का मास फाइंड करने के लिए अपने क्रिस्टल्स में वो क्या करता है, ये आपके पास एक हीटिंग वाला मेथड यूज करता है। कहते हैं crystals of the sample with known values of A, B, C are heated in a crucible to remove the water molecules. तो आपको सबसे पहले क्या मास चाहिए होगा, क्रूसिबल में हीटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो क्या चाहिए मास ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल चाहिए, एम्प्टी क्रूसिबल का मास चाहिए इन ग्राम्स। ठीक है,
इधर आप उसकी वैल्यू लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या चाहिए, मास ऑफ क्रूसिबल प्लस जो आपका सैंपल है प्लस हाइड्रेटेड क्रिस्टल कह लो, हाइड्रेटेड क्रिस्टल और मास ऑफ क्रूसिबल, इन दोनों का मास। ठीक है, हाइड्रेटेड क्रिस्टल के साथ इन ग्राम्स दोबारा। और फिर आपको और क्या चाहिए होगा जिससे आप वाटर का मास निकाल सकें। आखिर में एट द एंड ऑफ हीटिंग मास ऑफ क्रूसिबल प्लस एनहाइड्रस जो आपके पास क्रिस्टल बनेंगे, एनहाइड्रस क्रिस्टल्स, उनका मास ले लो इन ग्राम्स। तो इन दोनों वैल्यूज, वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3 के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो किसका मास होगा, क्रिस्टल का मास होगा। देखो आपने क्या, उसका मास लिया, उसका मास नोट कर लिया जी, ये मास ऑफ क्रूसिबल था, फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया हमने, इसके अंदर हाइड्रेटेड क्रिस्टल डाला जिसमें वाटर साथ मौजूद था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ है, DH2 इसमें अटैच्ड है। ठीक है, उसका मास लिया, तो जब दोनों का मास इकट्ठे लिया वो आ गया जी 2 ग्राम्स, जिसमें क्रूसिबल प्लस हाइड्रेटेड क्रिस्टल दोनों का मास है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, क्रूसिबल को जाके हीटिंग की, इसको मैंने क्या किया जी, हीट दी, और जो जिसके अंदर हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स मैंने रखे थे उसमें से वाटर क्या कर गया, सारा इवेपोरेट कर गया। एट द एंड मेरे पास अब जो क्रिस्टल पड़े हैं वो एनहाइड्रस हैं, यानी उसमें से पानी रिमूव हो गया। इसका फाइनली मैंने जाके मैथ्स क्रूसिबल समेत मैंने क्या किया, मैथ्स आपने कैलकुलेट कर लिया, इसका मेजर कर लिया, तो वो आ गया जी फॉर एग्जांपल 1.5 ग्राम्स, ये फाइनल मैथ्स था। तो यहाँ से ये जो टोटल मैथ्स जो आपके पास क्रूसिबल एंड हाइड्रेटेड क्रिस्टल का था और फिर क्रूसिबल एंड एनहाइड्रस क्रिस्टल का था, ये जो मैथ्स आ रहा है 1.5, तो ये जो मैथ्स लॉस्ट हुआ ये किसका है, ये जो 0.5 ग्राम्स इधर से निकल गया बाहर, ये किसका है, ये वाटर का मैथ्स। तो उसको जो टेबल बनाना पड़ेगा वो यही होगा कि एक तो क्रूसिबल का मैथ्स ले लो शुरू में, फिर क्रूसिबल प्लस अपना हाइड्रेटेड क्रिस्टल का मैथ्स ले लो, फिर क्रूसिबल प्लस एनहाइड्रस क्रिस्टल का मैथ्स ले लो। ठीक है, तो हमारे पास ये टेबल ऑफ रिजल्ट्स आपने उसको बना के दिखाना था कि मास ऑफ क्रूसिबल निकाले ग्राम्स में, फिर मास ऑफ क्रूसिबल प्लस हाइड्रेटेड क्रिस्टल निकालें, फिर मास ऑफ क्रूसिबल प्लस एनहाइड्रस क्रिस्टल निकालें, और फिर सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू को सेकंड वैल्यू में से माइनस कर दो तो आपको मास ऑफ वाटर मिल जाएगा। क्लियर है भाई? जी। हमारा पेपर था टोटल, इसमें ये सवाल